नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीए परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों देखिए, बीए परीक्षा के अंदर अगर आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि जो बीए परीक्षा के अंदर जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है दोस्तों, वो कितने शब्दों में लिखने के लिए कहता है। तो दोस्तों देखिए, कई यूनिवर्सिटीज़ का जो होता है क्वेश्चन दोस्तों होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन एक एवरेज जो मैं निकाला हूँ, जो अधिकांश कॉलेज के अंदर जो होता है दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर वो 500 शब्दों में लिखना होता है। यानी कि आपका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है दोस्तों, उसका उत्तर जो है कहता है प्रश्न के अनुसार कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर जो है 500 शब्दों से अधिक शब्दों में लिखिए, यानी 500 शब्दों में कम से कम 500 शब्द होना चाहिए। अब यहाँ पे ये समझ लीजिए दोस्तों कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपको 500 शब्दों से अधिक में लिखना है। कभी भी अगर आपसे बोला जाए कि 500 शब्दों में लिखिए तो आपको दोस्तों उसका उत्तर कम से कम 500 शब्दों से अधिक हो जाए, लेकिन 500 शब्दों से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरे स्टेप में दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का अगर उत्तर आपको लिखना है तो दूसरे स्टेप में आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि हेडिंग जो होता है मुख्यतः आपको 7 से 8 हेडिंग एक प्रश्न के उत्तर, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के उत्तर आपको 7 से 8 हेडिंग के अंदर आपको एक्सप्लेन करते हुए लिखना है। यानी कि एक प्रश्न का उत्तर अगर आपको देना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर, तो उसमें आपको 7 से 8 हेडिंग लिखना है। जब तक आप 7 से 8 हेडिंग के अंदर एक्सप्लेन करते हुए नहीं लिखेंगे तब तक आपको दोस्तों आपका जो अगर मान लीजिए कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अगर आपका मान लीजिए 10 नंबर का है और अगर आप हेडिंग बना के नहीं लिखेंगे 7 से 8 जो है एक प्रश्न के अंदर 7 से 8 हेडिंग में उसका उत्तर नहीं देंगे तो आपको 10 में से दोस्तों हो सके कि 4 या 5 नंबर भी मिलना मुश्किल हो जाए। लेकिन अगर आप बीए परीक्षा के अंदर जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है उसका उत्तर अगर आप 500 शब्दों में देते हैं और हेडिंग जो है दोस्तों 7 से 8 हेडिंग बनाते हैं एक प्रश्न के उत्तर, ठीक है, प्रश्न वही रहेगा आपका, उसी के अंदर दोस्तों 7 से 8 हेडिंग बनाइए और उसको अगर एक्सप्लेन करते हुए लिख दिए तो आपको दोस्तों 10 में से कम 8 या 9 नंबर मिल जाएगा, आपका 10 में से नंबर नहीं कटेगा। उसके बाद दोस्तों तीसरा यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखें तो दोस्तों उसका उत्तर कम से कम 2.5 से 3 पेज के अंदर लिखें। जब तक आप 2.5 से 3 पेज के अंदर नहीं लिखेंगे आपका दोस्तों 500 शब्दों से अधिक नहीं होगा, ठीक है। तो आपको पेज का भी ध्यान रखना है, कम से कम 3 पेज आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर अगर लिख रहे हैं तो 3 पेज तक उसमें लिखिए। तो ये 3 बातों को पहले ध्यान रखना है। उसके बाद आपको उत्तर कैसे लिखना है इसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैं लिखा हूँ, इस तरीके से आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखना है। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रश्न संख्या लिखना है, प्रश्न इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से अंडरलाइन दे सकते हैं प्रश्न लिखने के बाद। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उत्तर संख्या लिखना है और उसके बाद जो भी आपसे क्वेश्चन किया गया हो दोस्तों उसका क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से पहले हेडिंग लेके लिखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है, सीरीज पहले देख लेते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन तथा उसकी कृतियों का वर्णन कीजिए। क्या वह महान शासक था? अथवा चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन और उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंहासन प्राप्त किया। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको मान लीजिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और अगर इसका उत्तर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो हम इसका उत्तर 7 से 8 हेडिंग में लिखेंगे और 3 पेज के अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले आप इस तरीके से प्रश्न संख्या लिख लिए, उसके बाद यहाँ पे उत्तर लिख लिए। अब यहाँ पे पहला आपका हेडिंग रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल, क्योंकि उसमें कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन तथा उसकी कृत्य का वर्णन कीजिए, अथवा चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन और उपलब्धियों का विवेचन कीजिए, अथवा उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंहासन प्राप्त किया था। तो सबसे पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल देखेंगे कि कब से कब तक वो शासन किया, कितने वर्ष तक शासन किया, कब से वो शुरू हुआ उसका शासनकाल। तो पहला आपका हेडिंग हो गया चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल। उसके बाद से दोस्तों इसी के अंदर आप दूसरा हेडिंग लिखेंगे। अब देखिए, एक बात और समझ लीजिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंदर आपको 7 से 8 हेडिंग लिखना है और 3 पेज के अंदर लिखना है। तो एक हेडिंग लिखने के बाद कम से कम उसके अंदर दोस्तों कम से कम 10 से 12 लाइन लिखिए, कम से कम 10 से 12 लाइन लिखिए। और 10 से 12 लाइन नहीं लिख सकते तो कम से कम 8 से 9 लाइन लिखिए, कम से कम आपको 8 से 9 लाइन लिखना है। इस बात को याद रखिएगा, एक हेडिंग लिखने के बाद 8 से 9 लाइन लिखिए इसके अंदर। 8 से 9 लाइन लिखने के बाद दूसरा हेडिंग ताकिए, दूसरा हेडिंग इस तरीके से लिख सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन, ठीक है। तो आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में दूसरा हेडिंग इस तरीके से आप लिख सकते हैं, 8 से 9 लाइन पहले हेडिंग में लिखने के बाद। ये दूसरा हेडिंग हो गया।
अब उसके बाद दोस्तों दूसरे पेज पे इसके दूसरे साइड में चलते हैं। अब यहाँ पे आपको लिखना है, तीसरा हेडिंग हो गया चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रमुख घटनाएं। अब देखिए एक बात का और ध्यान रखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंदर आपसे जिस तरीके से पूछा जा रहा है उसी तरीके से आप हेडिंग बनाइए और प्रश्न के अनुसार हेडिंग बना के लिखिए। अगर प्रश्न के अनुसार हेडिंग बना के लिखेंगे तो आपको और अच्छा नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख दिए चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रमुख घटनाएं। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे इसके अंदर इसी हेडिंग के अंदर यहाँ पे 3 4 5 लाइन लिखने के बाद यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, पहला इसमें दे सकते हैं, ठीक है, इसमें हेडिंग पहला दूसरा इस तरीके से लिख सकते हैं। पहला दे सकते हैं नंदू से शत्रुता, मतलब कि उसके जीवन की जो भी घटनाएं थी उसकी घटनाओं के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो पहला हो गया नंदू से शत्रुता। अब इसके अंदर 4 से 5 लाइन या 6 लाइन लिख दिए। फिर उसके बाद इसमें लिखेंगे चाणक्य से संपर्क, यानी कि उसके जीवन काल में जो भी घटनाएं घटी है उसको यहाँ पे लिखना है। और हर हेडिंग के अंदर आपको, ये अगर छोटा छोटा हेडिंग है तो इसके अंदर कम से कम 6 से 7 लाइन या 5 लाइन लिखना है आपको। उसके बाद सिकंदर से भेंट, ये तीसरा हो गया। अब फिर दूसरे पेज पे आ गए और यहाँ पे दोस्तों ये हो गया चौथा, उत्तरापथ में विद्रोह। उसके बाद 5वां हो गया दोस्तों मगध पर अधिकार, इसके अंदर भी 5 से 6 लाइन लिख लिए। फिर उसके बाद 6वां आ गया दोस्तों सेल्यूकस से युद्ध, ठीक है, इसके अंदर लिख लिए। अब फिर उसके बाद ये पेज पूरा लिख लिए। अब उसके बाद पेज पलट के फिर यहाँ पे आपको लिखना है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे लिखना है 7वां आ गया पश्चिमी भारत का विजय। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 8वां आ गया दोस्तों आपका दक्षिण विजय, ठीक है। उसके बाद इसी के अंदर है अब दूसरा हेडिंग दोस्तों, इसके अंदर 8 हेडिंग था। देखिए ये जो मैं शुरू किया था हेडिंग, ये जो हेडिंग था चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रमुख घटनाएं, तो इसी हेडिंग के अंदर 1 2 3, उसके बाद 4 5 6, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8, मानी कि उसी हेडिंग के अंदर दोस्तों 8 हेडिंग बन गया। अब यहाँ पे दूसरा हेडिंग शुरू हो गया हमारा चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु। अब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई, कैसे हुई, क्या कारण था, उसके बारे में यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ तक लिखने के बाद अब फिर यहाँ से आप लिख सकते हैं साम्राज्य विस्तार, ठीक है, साम्राज्य विस्तार के बारे में लिख दीजिए क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है, साम्राज्य विस्तार के बारे में लिख दीजिए। अब इसके अंदर 8 से 9 लाइन लिखने के बाद अब यहाँ पे आप लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की प्रमुख उपलब्धियाँ। अब यहाँ पे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की जो जो भी उपलब्धियाँ हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं। और उपलब्धियों के बारे में लिखते हुए दोस्तों इस पेज को पूरा लिख दीजिए। यहाँ पे पूरा जो है इस पेज को लिख सकते हैं क्या क्या उपलब्धियाँ थी। तो अगर आप पेज देखें तो दोस्तों 1 2 3 पेज हो गया। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं जो है हेडिंग को जो है थोड़ा पास में लिखा हूँ, लेकिन जब आप पेपर में लिखेंगे तो पेपर में दोस्तों जो उसका पेज होता है साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, इससे बहुत बड़ा होता है और उसमें दोस्तों लंबाई भी ज़्यादा होता है। तो उसके अंदर भी आपको क्या करना है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ मैं, कम से कम एक हेडिंग के अंदर 8 से 9 लाइन आपको लिखना है, उसके बाद अच्छे तरीके से लिखना है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के उत्तर लिखते समय 2-3 बातों का और ध्यान रखिए। सबसे पहली बात कि जब भी आप उत्तर लिखें तो एक लाइन छोड़ के यहाँ से हेडिंग लिखना शुरू कीजिए। जैसे ये है, एक लाइन छोड़ दीजिए और यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। उसके बाद कभी भी तीर मत बनाइए, इसको याद रखिएगा, स्टार मत बनाइए, तीर मत बनाइए, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि तीर बनाना और स्टार बनाना ये बिल्कुल गलत होता है। तो इस तरीके से जो है कि दोस्तों आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। और एक बात और याद रखिए, जो भी हेडिंग आप बनाएंगे 7 से 8 हेडिंग जो भी आप बनाएंगे वो जो है प्रश्न के अनुसार बनाना होगा। ये नहीं कि किसी भी प्रश्न का हेडिंग कहीं से भी उठा के बना दे, नहीं, प्रश्न के अनुसार बनाना होगा। उससे संबंधित आप कुछ भी बनाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर रहेगा उसका जो हेडिंग रहेगा उस प्रश्न से संबंधित होना चाहिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं और अगली वीडियो में आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। थैंक यू।